गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? तैयारी कैसी चल रही है? आज हम कवर करने वाले हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस। ठीक है, आपको रिसेंटली पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी रिसेंटली इंडिया के टूर पे आए हुए थे। ठीक है, तो इसी वजह से इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इसके हम कवर करेंगे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन कौन टाई अप्स हुए, कौन कौन सी डील साइन हुई, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम क्या था, सब कुछ कवर करेंगे। मगर वो कवर करने से पहले बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि इंडिया की इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर क्या पॉलिसी है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे जो टाई अप्स हैं वो बेसिकली सारी इसी पॉलिसी को डिपेंड करता है। ठीक है, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया कवर करने से पहले हम इंडिया इंडो पैसिफिक कवर करेंगे। ये जो टॉपिक है ये 3 से 4 क्लास में चलेगा। आज हम इंडिया इंडो पैसिफिक कवर कर लेंगे, उसके नेक्स्ट से ऑस्ट्रेलिया शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शुरू करें फिर। 2014 से पहले जो था बेसिकली जो कंट्रीज थी वो जो बड़ी सुपर पावर्स थी उन पे फोकस करती थी। जो मिडिल पावर कंट्रीज थी उस पर ज्यादा फोकस नहीं था इंडिया का। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी बेसिकली वो जो सुपर पावर कंट्रीज थी उनके आसपास ही घूमती थी। ठीक है, फोकस ऑन सुपर पावर्स। जो 2014 के बाद वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आए जो इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज करनी पड़ी। ठीक है, सबसे पहली बात तो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट चेंज हुई, एनडीए की गवर्नमेंट बनी, यूपीए गवर्नमेंट गई, उसकी वजह से भी चेंज आया। बट जो मेन चेंज आया वो कुछ हमारी नेबरिंग कंट्रीज के कुछ उसकी वजह से आया, नेबरिंग कंट्रीज के जो हरकतें थी उसकी वजह से चेंज आया। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे क्या प्रॉब्लम थी। बट 2014 से पहले इंडिया खाली सुपर पावर पे फोकस करता, चाहे वो यूएस हो, यूके हो या रशिया हो। ठीक है, 2014 से पहले जो मिडिल पावर्स थी वो सारी नेगलेक्टेड रहती थी। अब इसी को एक कीवर्ड दिया गया जो हम मेंस के अंदर यूज करोगे, उसको बोलेंगे मिडिल पावर सिंड्रोम। ठीक है, मिडिल पावर सिंड्रोम बेसिकली सिंड्रोम लिखा हुआ है तो उसका मतलब हो गया एक डिसीज, मिडिल पावर डिसीज, जो जिससे इंडिया सफर कर चुका है, जिसके अंदर सारी मिडिल पावर कंट्रीज निगलेक्टेड रही। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये यही कीवर्ड मेंस के अंदर यूज करना है, आपको यही कीवर्ड नंबर दिलाएगा, मिडिल पावर सिंड्रोम। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? अब इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, अब इंडिया की इंडो पैसिफिक पॉलिसी से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडो पैसिफिक रीजन है कौन सा। उसको मैप के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड का फिजिकल मैप हो गया। अब जो एरिया इंडियन ओशन का और पैसिफिक ओशन का टच होता है आपस में उसको इंडो पैसिफिक रीजन बोलते हैं। ठीक है, ये सारा एरिया हो गया इंडियन ओशन। ठीक है, और इंडो पैसिफिक रीजन, ये इंडियन ओशन हो गया, यहाँ से यहाँ तक पैसिफिक ओशन भी हो गया। जो जो एरिया इंडिया या इंडो पैसिफिक रीजन को साथ में टच करता है उसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, ये मैंने आपको मैप के अंदर बताया, इंडियन ओशन का एरिया जो पैसिफिक ओशन का टच होता है उसको बोलेंगे इंडो पैसिफिक। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया विद टचेस इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ठीक है, 2014 के बाद चाइना ने जो इंडो पैसिफिक एरिया है, ठीक है, सॉरी, चाइना ने है जो ये इंडो पैसिफिक रीजन है, चाइना ने इसके अंदर अपना दाम जमानी शुरू करी। बेसिकली उसने कई जगह पे अपने मिलिट्री बेस, अपनी एयरफोर्स बेस बनाने शुरू करे। जो छोटी कंट्रीज थी उनको लोन दिया। ठीक है, जब वो लोन वापसी नहीं चुका पाए तो उनका एरिया कैप्चर कर लिया और छोटी कंट्रीज को पैसराइज करना शुरू किया। तो उन्होंने उन छोटी कंट्रीज में कई आइलैंड में बेसिकली अपना एक मिलिट्री बेस बनाया, एयरफोर्स बेस बनाया। ठीक है, उसकी वजह से जो इंडो पैसिफिक रीजन था वो चाइना के अंदर आना शुरू हो गया। ठीक है, और प्रेशराइजिंग स्मॉल कंट्रीज, उनको लोन और डेब्ट दे दे के उनको अपने जाल में फंसा फंसा के बेसिकली उन कंट्रीज को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया, उनका पोर्ट और लैंड कैप्चर करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसको मेंस के अंदर आप क्या लिखोगे? एक्सपेंशन ऑफ चाइना इन इंडो पैसिफिक। ठीक है, हम बच्चों वाली लैंग्वेज तो मेंस में यूज कर नहीं सकते, तो हमें यही कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, एक्सपेंशन ऑफ चाइना इन इंडो पैसिफिक। ठीक है, अब जब चाइना ने उस कंट्री अपना एक्सपेंशन किया इंडो पैसिफिक के अंदर, तो बेसिकली जो कंट्रीज हैं, इंडिया हो गई, म्यांमार हो गई, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, आपका श्रीलंका हो गया, इन कंट्रीज को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो पूरे वर्ल्ड के ट्रेड के लिए यूज होता है। अगर वही एरिया के अंदर चाइना का कब्जा हो जाएगा तो वहां से फ्री मूवमेंट कैसे होगी? ठीक है, फ्री मूवमेंट नहीं होगी, ट्रेड नहीं होगा, ट्रेड नहीं होगा तो लॉस होगा। तो बेसिकली हर कंट्री को इससे प्रॉब्लम होनी शुरू लगी। ठीक है, इसी रीजन से इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडो पैसिफिक में चेंज करी, उन्होंने छोटी कंट्रीज पे फोकस करना शुरू किया। ठीक है,
इसी मुद्दे पे देखिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कुछ कीवर्ड्स यूज किए, उसी कीवर्ड्स के आसपास आपका आंसर बनेगा इंडिया इंडो पैसिफिक का और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी। इंडो पैसिफिक का आपका पूरा 250 से जो वर्ड का आंसर पूरा यहाँ से तैयार हो जाएगा, प्री से लेके इंटरव्यू तक सब कुछ आपका इसमें कवर होगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात क्या आती है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि जो इंडो पैसिफिक एरिया है उसके अंदर से हमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन चाहिए, हमें किसी भी कंट्री में अपनी शिप लेके जाना हो, किसी भी कंट्री में अपनी फ्लाइट लेके जाना हो तो हमें किसी को आंसर नहीं करना, फ्री मूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है, वही इंडिया ने बोला, फ्री मूवमेंट ऑफ शिप एंड फ्लाइट थ्रू आउट दिस एरिया। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड था फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और फ्लाइट, ये आज के टाइम में हमारा मेन पिलर है फॉरेन पॉलिसी का। हर कंट्री के साथ हमारी यही बात होती है कि इंडो पैसिफिक के अंदर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंट्रीज हो, चाहे वो यूके हो, यूएस हो, जापान हो या एशियन के देश हो, उन सबको भी यही सेम लगा कि जो फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट और नेविगेशन वहां पे होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट कीवर्ड आता है फ्री एंड ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। ठीक है, फ्री एंड ओपन का आपको मतलब समझाया मैंने अभी, फ्री मूवमेंट, फ्री ट्रेड, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट। ठीक है, अब इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव बेसिकली जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का काफी इंपॉर्टेंट आज तक एक फीचर रहा है, हमने जी ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर समझा था कि चाहे वो छोटी कंट्री हो चाहे वो बड़ी कंट्री हो, ठीक है, इंडिया चाहती है उसको हमेशा वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर ऐड किया जाए। बेसिकली जो चाइना आज के टाइम पे छोटी कंट्रीज को सप्रेस कर रहा है, इंडिया चाहता है कि वो ना हो। ठीक है, हर कंट्री को इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओपन फ्लाइट मिले इंडो पैसिफिक से। ठीक है, इसके अंदर इंक्लूसिव का यही मतलब है, फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? आगे चले। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट। इसके लिए आपको एक मैप के थ्रू समझाता हूँ मैं। मैप है साउथ चाइना सी का। ठीक है, इसके अंदर जो साउथ चाइना सी है ये आपका चाइना हो गया, और साथ में ये ना साउथ चाइना सी आता है, इसके अंदर कई कंट्रीज के अपने बॉर्डर लगते हैं। ठीक है, चाहे वो कंबोडिया हो, फिलीपाइंस हो, ब्रुनाई हो, इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो, इन सब के कंट्रीज के ना ये बॉर्डर्स जो कोस्ट लाइन है वो साउथ चाइना सी के अंदर आती है। अब चाइना ने क्या किया, उन्होंने एक नई चाइना ने एक नई 9-9 बनाई। ऐसे ये एक एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, चाइना ने ये 9-9 बनाई और चाइना ने बोला कि जो इसके अंदर का सारा एरिया है वो चाइना को बिलोंग करेगा। ठीक है, मतलब आप कल को सो के उठो और अफगानिस्तान या पाकिस्तान बोले जो अरेबियन सी का पार्ट है वो सारा इंडिया यूज नहीं कर सकता, वो सारा पाकिस्तान के अंदर आएगा। यहीं पे इन कंट्रीज के साथ भी यही हुआ, इनको चाइना ने बोला जो साउथ चाइना सी का जो पार्ट है 9-9 के अंदर वाला वो चाइना को बिलोंग करेगा, कोई और कंट्री से यूज नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ से शुरू हो गया एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यही बोला कि बेसिकली टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है उनको पीसफुली सेटल करना चाहिए। ठीक है, यही कंट्रीज थी चाइना, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस और ब्रुनई। इन सबका जो बॉर्डर है, जो कोस्ट लाइन है वो साउथ चाइना सी के टच होता है। ठीक है, तो चाइना ने 9-9 एक बना के इनके साथ अपना बोला जो 9-9 का जो अंडर का एरिया है वो चाइना को बिलोंग करेगा। ठीक है, इसी से टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुरू हुआ। हम मोदी जी ने यही बोला कि जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है उसको आपसे बैठ के सॉल्व कर लेना चाहिए, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब बेसिकली जब 9-9 का मुद्दा हुआ तो फिलीपाइंस एक कोर्ट है वर्ल्ड की जिसको बोलते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रीज। ठीक है, पीसीए। ठीक है, ये नेदरलैंड के अंदर लोकेटेड है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरह ही है मगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से अलग है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रीज। तो जो फिलीपींस है मासूम सा देश है, शरीफ सा, वो बेसिकली ये मुद्दा लेके चला गया पीसीए के अंदर। ठीक है, पीसीए के अंदर उन्होंने पीसीए ने अपनी जजमेंट पास करी, उन्होंने बोला जो 9-लाइन है वो इलीगल है, चाइना को अपना वहां से मिलिट्री बेस और एयरफोर्स बेस हटा लेना चाहिए। ठीक है, बट चाइना का किसी की सुनने वाला, चाइना तो मासूम या शरीफ देश नहीं है ना। तो बेसिकली इंडिया ने भी यही बोला कि मोदी जी ने कि रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जितनी भी कंट्रीज हैं जो बाहर की लॉज हैं, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो पीसीए की जो जजमेंट है और जो उनकी लॉज साथ में जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है हमें उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? साथ में दो चीजें एक और आती है, मैं आपके अंदर समझाता हूँ। जो ये
स्प्रेटी आइलैंड है 9-9 के अंडर आता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और आइलैंड आता है, वो होता है पार्सल आइलैंड, ये किसी कंट्रीज को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो चाइना ने क्या करा, इन दोनों आइलैंड को अपने अंडर ले लिया, ठीक है, और वहां बना लिया अपना मिलिट्री बेस, ठीक है। ये ऐसे हमने पढ़ा था एक्सपेंशन ऑफ चाइना, पहले उन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अपना एक्सपेंशन किया, साथ में जो ये फ्री के आइलैंड्स थे जो किसी के अंदर नहीं थे, स्पेटी आइलैंड्स और पार्सल आइलैंड, इन्होंने अपने यहाँ पे मिलिट्री बेस बना दिया, इन्होंने अपना मिलिट्री एक्सपेंशन भी कर लिया, ठीक है। अब इंडिया ने ये बोला कि जो आसपास की कंट्रीज हैं आप उनके आसपास अपना मिलिट्री बेस बनाते जाओगे तो उससे वॉर हो सकता है। सोचो जैसे कि पाकिस्तान के साथ हमारी, पाकिस्तान का हमारा बॉर्डर शेयर होता है, अब इंडिया या पाकिस्तान कोई भी एक कंट्री अपनी एक पूरी फोर्स एक तरफ लगाती जाएगी तो दूसरी वाली कंट्री को लगेगा कि किसी भी दिन वॉर हो सकती है, ठीक है। इंडिया ने यही बोला कि हमें शांति चाहिए, डिमिलिटराइजेशन ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन, मतलब जो चाइना ने अपनी सारी जो मिलिट्री बेसिस बनाए हैं वहां से अपनी मिलिट्री वापसी हटाए। इंडिया ने चाइना का कभी भी नाम नहीं लिया, जो ये भी सारे जो कीवर्ड्स है इसमें इंडिया ने कभी डायरेक्टली नाम नहीं दिया, या आपको खाली मैं आपको समझाने के लिए चाइना का नाम यूज कर रहा हूं, इंडिया ने कभी चाइना का नाम यूज नहीं किया, ठीक है। ये एक डिप्लोमेट बात होती है, आपको भी अगर कोई आंसर लिखना है तो आप कीवर्ड्स यूज करोगे, चाइना का डायरेक्ट नाम नहीं लोगे, ठीक है। अब कोड ऑफ कंडक्ट, इंडिया ने हमेशा से जो फॉरेन पॉलिसी थी, इंडिया ने कहा है जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो हमेशा वो कंट्री बनाएंगी जिन कंट्री का डिस्प्यूट है, ठीक है। मतलब जैसे कि एक बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, एक रूल ऑफ बुक, वो रूल ऑफ बुक जो बेसिकली जिन कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट है वही कंट्री बैठ के रूल ऑफ बुक बनाएंगी, किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जो इंडो पैसिफिक 9-9 के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बना, उसके रूल बुक के अंदर बेसिकली ये मेंशन था कि किस कंट्री को कितना एरिया मिलेगा, ठीक है। तो वो मेंशन इंडिया यही चाहता था कि जो ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाने के लिए जोन जोन सी कंट्रीज बैठे जिनका डिस्प्यूट है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ना हो, ठीक है। इसके बाद आता है एशियन देश, आपको पता होगा एशियन देश कौन से हैं, ठीक है। अब जो ये वाला एरिया है ना, साउथ चाइना सी वाला, यहाँ पे 10 कंट्रीज का एक ग्रुप है, ठीक है, उसको बोला जाता है एशियन देशेस का ग्रुप, ठीक है। अब जो ये एशियन देशेस है ना, ये बेसिकली आप देखोगे तो इंडो पैसिफिक रीजन के सेंट्रल में आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया ने ये बोला है जो ये इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो ये एशियन देशेस का ग्रुप सबसे बीच में आता है, तो ये इंडो पैसिफिक के जो आज तक मसले हैं, जो झगड़े हैं, उसको सॉल्व कराने के लिए इस ग्रुप की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एशियन सेंट्रलिटी, ठीक है। अब एशियन देशेस में ऐसा हुआ कि कुछ कंट्रीज, अब एशियन जो देशेस, सॉरी, जो एशियन देशेस का जो ग्रुप है उसमें ऐसा हुआ कि वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हो गया, क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जैसे फिलीपाइंस हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, इनका चाइना के साथ डिस्प्यूट है, क्योंकि चाइना के साथ इन्होंने 9-9 ने, चाइना ने इनका आसपास का कोस्टल एरिया कवर कर लिया, ठीक है। अब कई कंट्रीज में जो रिमेनिंग कंट्रीज हुई उसके अंदर चाइना का बहुत ज्यादा मैसिव इन्वेस्टमेंट है या फिर मैसिव लोन्स हैं, ठीक है, तो वो चाइना के अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो इसकी वजह से जो एशियन देशेस हैं वो दो में डिवाइड हो गए, ठीक है। दो डिवाइड हो गए दो में, जिसका विद डिस्प्यूट और नॉट डिस्प्यूट, तो इसकी वजह से जो एशियन देशेस का जो ग्रुप था वो दो में डिवाइड हो गया। अब जो डिवाइड हो गया तो जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो तो वीकन हो गई, अब स्ट्रेंथ अगर उनकी वीकन हो गई तो चाइना को रोकेगा कौन, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड के लिए चाइना को रोकने के लिए ना, ये जो एशियन देशेस का ग्रुप है इनको यूनाइट होना पड़ेगा, यूनाइटेड एशियन, ठीक है। बात समझ आई यहां तक। अब जो लास्ट बात आती है सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, ठीक है। सस्टेनेबल फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि किसी को भी लोन दो बट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से मत दो, ऐसी फाइनेंसिंग जो दूसरी कंट्रीज की हेल्प हो। अब चाइना क्या करता है, उसने कई कंट्रीज होगी जैसे कि पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, एशियन के कई देशेस, आइलैंड्स ऑफ पैसिफिक ओशन, तो चाइना ने उनके अंदर कई मैसिव इन्वेस्टमेंट या मैसिव लोन दे दिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब वो कंट्रीज लोन कैसे वापसी करेंगी, तो जब वो लोन वापसी नहीं कर पाते ना तो उनके लैंड या पोर्ट पर चाइना कब्जा कर लेता है, उसको बोला जाता है, आपके जो मेंस के वर्ड के अंदर आएगा डेप्ट ट्रैप, ठीक है। मेंस के अंदर ये कीवर्ड यूज होगा डेप्ट ट्रैप। तो चाइना ने कई कंट्रीज को डेप्ट ट्रैप करने के बाद अपना उनका वहां पे पोर्ट या अपना लैंड कब्जा कर लिया, और ठीक है, और कब्जा करने के बाद उसने मिलिट्री बेस बना दिया, ठीक है। तो इंडिया और पूरे वर्ल्ड यही चाहता है कि इस सस्टेनेबल फाइनेंसिंग हो, जो ये अनसस्टेनेबल फाइनेंसिंग होती है इसको बंद किया जाए, ठीक है। अब चाइना ने दो तरह से कब्जा किया पूरे वर्ल्ड के अंदर, एक्सपेंशनिज्म किया, या तो डेट ट्रैप करके या फिर 9-9 आपने उड़ के सुबह एक लाइन बनाई और बोल दिया इसका सारा एरिया हमारा है, चाइना का उस पर कब्जा हो गया। उसके बाद डेट ट्रैप कर लिया, कंट्रीज को अपने हाई रेट पे लोन दे दिए,
कंट्री वापस कर नहीं पाई, तो बेसिकली आपने उनका लैंड या पोर्ट पे कब्जा कर लिया। ठीक है, अब इससे निकल के एक मुद्दा और आता है जो हमारा लास्ट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ आइलैंड चेन। ठीक है, अब मैं आपको थ्रू समझाता हूँ इसको। अब चाइना ने, एक सेकेंड, चाइना ने डेप टैप करके अपने वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे कई जगहों पे अपने आइलैंड, एक आइलैंड पे कब्जा कर लिया। ठीक है, चाइना ने यहाँ पे कई जगहों पे अपना डेप ट्रैप करके मान लो कब्जा कर लिया। अब कल का उसका ऑस्ट्रेलिया के साथ झगड़ा होता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ वॉर होती है, चाइना यहाँ पे पहले से मिलिट्री बेस है, तो वो किसी भी तरह अपनी एक पावर प्रोजेक्शन दिखा के 10 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा ऑस्ट्रेलिया को। जब तक ऑस्ट्रेलिया सोचेगा क्या करना है, तब तक चाइना अपने आसपास के मिलिट्री बेसिस से, अपनी एयरफोर्स बेसिस से सारी अपनी आर्मी यहाँ भेज देगा। ठीक है, ये हो गया आपका पावर ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इसी को बोला गया कॉन्सेप्ट ऑफ आइलैंड चेन। जब आपने आसपास के सारे आइलैंड को डेप्थ ट्रैप करके उनको उनके लैंड या पोर्ट पर कब्जा करके अपना मिलिट्री बेस बना लिया, और जो आसपास की जो कंट्रीज हैं, ठीक है, जो बड़ी कंट्रीज हैं, उसको आपने डराना शुरू कर दिया अपनी पावर प्रोजेक्शन से। ठीक है, इसी को बोला गया कॉन्सेप्ट ऑफ आइलैंड चेन। ठीक है, इसमें यही दिखा है वाई डेप्थ ट्रैपिंग आपने डेप्थ ट्रैपिंग करी क्यों, क्योंकि उनका मेन मोटिव ये था पावर प्रोजेक्शन, अपनी पावर को दिखाना वर्ल्ड की कंट्रीज के सामने। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया की इंडो पैसिफिक पॉलिसी खत्म होती है। ठीक है, आपको मैंने सारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कीवर्ड सब कुछ समझा दिया। ये 15 से 20 कीवर्ड्स होंगे और ये सारे के सारे इसके आप पे 250 वर्ड के आंसर बन जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे ऑस्ट्रेलिया से शुरू करेंगे, बट ऑस्ट्रेलिया कवर करने से पहले इंडो पैसिफिक खत्म हो गया। ठीक है, इंडो पैसिफिक पॉलिसी आपको कवर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।